नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, नागोर्नो काराबाख का जो पूरा इशू है वो एक बार फिर से गर्माता जा रहा है और इंडिया को ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो अपनी जो इन्फ्लुएंस है वो इस एरिया में दिखा सके। मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं आगे आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं पहले भी आप लोग को ये जो पूरा इशू है नागोर्नो काराबाख का, ये है किस लिए, क्या इसके बैकग्राउंड है, ये पूरा एक वीडियो में बता चुका हूँ। फिर से मैं ये जो वीडियो है इसमें आप लोग को शॉर्ट में ये बता दूंगा, जिसके बाद आप लोग भी यहाँ पर समझ सकोगे कि क्यों इंडिया इनरोल है इस वॉर में। ये भी बहुत ही ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट होता जा, तो बहुत कुछ हम लोग देखेंगे समझेंगे इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर। सबसे पहले तो मैप जो है उसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस रीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। ये है आर्मेनिया, इधर आप लोग को मिलेगा अजरबैजान, और इन दोनों का ही अगर आप लोग जो मैप है उसको थोड़ा जूम करके देखोगे ना, ये दोनों का मैप है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो ये जो एरिया है इसको कहा जाता है नागोर्नो काराबाख। पहले ये रशियन एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी 19th सेंचुरी में, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग को पता होगा कि 1918 में रशियन रिवॉल्यूशन होता है, जिसके बाद रशियन एम्पायर को खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद जब रशियन एम्पायर का एंड हो गया तो उसके बाद ये जो एरिया है ये आप लोग कह सकते हो इंडिपेंडेंट हो जाता है। थोड़ा बहुत इसमें इस चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट जो है दोनों कंट्रीज के बीच में वो भी होता है। दोनों ही कंट्री अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर लेती है और इस रीजन के लिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट भी होता है इनके बीच में। लेकिन 3 ही साल बाद आप लोग को पता होगा कि जो सोवियत यूनियन है वो बन जाता है और ये जो नागोर्नो काराबाख वाला एरिया है ना, ये दे दिया जाता है अजरबैजान को, क्योंकि डेमोक्रेसी उतनी थी नहीं सोवियत यूनियन के अंदर, तो इसीलिए कोई इसमें उतना ऑब्जेक्शन उठा भी नहीं पाता है। इस रीजन की, ये जो नागोर्नो काराबाख वाला रीजन है ना, इसकी जो प्रॉब्लम है उसको अगर आप लोग समझो ना तो वो यही है। एक तो सोवियत यूनियन ने इसे दे दिया अजरबैजान को, जिसके बाद अजरबैजान इस पे अपना क्लेम बताता है और कुछ यहाँ पर सिटीज भी है जो कि इंपॉर्टेंट है अजेरी लोगों के लिए, तो उसके दम पे भी ये अपना क्लेम बताता है। लेकिन रियल यहाँ की अगर आप लोग जो पॉपुलेशन है वो देखोगे ना, तो लार्जली वो लोग एथनिकली आर्मेनियन है, जिसकी हालांकि डेमोग्राफी जो है वो चेंज करने में लगातार जो अजरबैजान है वो लगा हुआ है। वो यहाँ से आर्मेनियन लोगों को भगा भी रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जानबूझ के क्रिएट कर रहा है ताकि आर्मेनियन लोग यहाँ से भाग जाए। लेकिन भी यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो आर्मेनियन लोगों की है और ये लोग चाहते हैं कि आर्मेनिया के साथ यूनाइट हो जाए इनका जो एरिया है वो। उसके बाद अगर आप लोग देखो यूनियन के अंडर आने के बाद जो होता है वो मैंने आप लोग को बता दिया। लेकिन 1980 में आप लोग को पता होगा कि सोवियत यूनियन में एक पॉलिसी लेके आई जाती है, ग्लासनोस्ट पॉलिसी, जिसमें ये कहा जाता है कि जितने भी ये रिपब्लिक्स है उनको हम लोग क्या थोड़े फ्रीडम देंगे, इंडिपेंडेंट उनको बना देंगे, कम्प्लीटली अलग कर देंगे। और वही चीज फिर होती है 1991 में, सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो जाता है। ये दोनों ही एरिया, आर्मेनिया हो गया और अजरबैजान हो गया, ये अपना अलग एक नेशन जो है वो बनाते हैं। दोबारा इसको लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है नागोर्नो काराबाख को लेके वो शुरू होता है। आर्मेनिया में प्रोटेस्ट होता है कि इस एरिया को हमारे साथ मिलाओ, और इसी के काउंटर में प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं अजरबैजान में कि इसको वापस अजरबैजान जो है उसका पूरा कंट्रोल इस पे होना चाहिए। और यही धीरे धीरे एक वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। फुल इसके लिए वॉर होता है जो कि 3 साल तक चलता है। 1994 में सीज फायर एग्रीमेंट जो होता है वो दोनों कंट्रीज के बीच में साइन होता है, जिसमें आप लोग कह सकते हो आर्मेनिया जो है वो काफी बड़ा पार्ट जो है अजरबैजान का भी और नागोर्नो काराबाख को भी पूरा पे अपना कंट्रोल बना लेता है। तो आर्मेनिया की एक तरह से आप लोग कह सकते हो ये जो वॉर है इसमें जीत होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि अजरबैजान कुछ टाइम तक काफी ज्यादा शांत बैठ जाता है। 2008 से लेके 2019 तक ऐसा बताया जाता है कि अजरबैजान जो है उसने टोटल 24 बिलियन खर्चे इस टाइम पे अपनी जो डिफेंस है उसके लिए। इसने अपनी जो आर्मी है, अपनी जो मिलिट्री है, अपने जो वेपन सिस्टम है, इनका पूरा उसको मॉडर्नाइज करना शुरू किया काफी हैवी स्केल पे। 24 बिलियन अगर आप लोग देखोगे ना इस टाइम पे, जितने आर्मेनिया ने खर्चा किए उसके 6 गुना है। ये चुप बैठ के अपनी जो आर्मी है, अपनी जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करने लगता है। और हालांकि थोड़े बहुत जो क्लैशेस है वो लगातार होते रहते हैं। इस एरिया से अगर आप लोग इस टाइम पे अच्छे खासे समझ रखने वाले लोग होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो हर 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद आप लोग को कुछ ना कुछ न्यूज जो है वो इस टाइम पे भी मिलती होगी। अभी भी आप लोग ने देखा होगा कि हर 6 महीने बाद, हर साल भर बाद इस तरीके की न्यूज यहाँ से आती है। लेकिन कोई बड़ा वॉर आप लोग कह सकते हो इस टाइम पे अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का नहीं होता है, क्योंकि अजरबैजान अपना पूरा ध्यान लगाता है अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने के लिए। 2016 में आप लोग कह सकते हो कि एक अच्छा खासा वॉर होता भी है, जो 4 दिन चलता है, जिसमें अगर आप लोग देखो तो दोनों ही कंट्री जो है वो कहती है कि हम जीते हैं इस वॉर को, हम जीते हैं इस वॉर को। दरअसल अजरबैजान जो है वो थोड़ा बहुत टेरिटरी तो गेन करता है इस वॉर के चलते, लेकिन होता क्या है कि इसमें जितने डेथ टोल उसके होते हैं ना, जितने लोग उसके मारे जाते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए दोनों ही कंट्री ये कहती है कि हम इस वॉर को जीते हैं। और फाइनली फिर यहाँ पर क्या होता है कि टर्की जो है वो अपना इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इस एरिया में पूरा आप लोग कह सकते हो अपने अराउंड वाले एरिया में बढ़ा रहा होता है, और इसमें भी फिर वो इंटरेस्ट जो है वो दिखाना शुरू करता है।
अजरबैजान में आप लोग को बता दूं और टर्की, ये दोनों ही इथिकली टर्क्स हैं। साथ ही साथ इन लोग का रिलीजन भी सेम है, इस्लाम है, और आर्मेनिया आप लोग को पता होगा क्रिश्चियन कंट्री है। तो यहाँ पर ये जो कॉमनैलिटी है, इसके चलते टर्की पूरा सपोर्ट देता है अजरबैजान को। अपने काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड ड्रोन जो है वो हो गए, या फिर बाकी वेपन जो है वो भी पूरा सप्लाई करता है अजरबैजान को। और 2020 में फाइनली जो वॉर होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, काफ़ी ज़्यादा हैवी ये वॉर होता है, उसमें एक डिसिसिव विक्ट्री जो होती है वो अजरबैजान को मिलती है। जिसके चलते फिर होता क्या है कि नगोर्नो काराबाख जो है इसका भी काफ़ी बड़ा एरिया, साथ ही साथ आर्मेनिया का भी एक बहुत बड़ा एरिया, आर्मेनिया का इसके अराउंड वाला जितना एरिया यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना, ये पूरा कैप्चर कर लेता है अजरबैजान। और अभी ये जो सिचुएशन है ना, अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट दोबारा शुरू किया गया है अजरबैजान की तरफ से, उसको कहना है अजरबैजान का कि हम लोग एंटी टेरर एक्टिविटी कर रहे हैं इस एरिया में। ये कहते हैं कि आर्मेनियन लोग जो है वो यहाँ पर हथियार उठा चुके हैं। आर्मेनिया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उसको प्रमोट कर रहा है, उसको आप लोग कह सकते हो कि वेपन सप्लाई कर रहा है और हर तरह की सपोर्ट दे रहा है। उसी की क्लिनसिंग के लिए, उन्हीं लोगों को आप लोग कह सकते हो खत्म करने के लिए या उनसे लड़ने के लिए हम लोग ये जो एंटी टेरर एक्टिविटी है वो नगोर्नो काराबाख में कर रहे हैं। यहाँ के जो स्टेटस है ना नगोर्नो काराबाख का, वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ये जो एरिया है ये लार्जली अगर आप लोग देखो ना तो दुनिया भर की कंट्रीज इसको कहती हैं कि ये अजरबैजान का एरिया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया सोवियत यूनियन ने इसको दे दिया था अजरबैजान को। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो नहीं चाहते अजरबैजान का पार्ट होना, वो चाहते आर्मेनिया का पार्ट होना। और कहा यह जा रहा है कुछ एक्सपर्ट द्वारा कि अब ये जो अजरबैजान कर रहा है ये केवल इसलिए कर रहा है कि पूरे नगोर्नो काराबाख पे वो अपना कैप्चर कर सके। पूरे नगोर्नो काराबाख को आप लोग कह सकते हो यहाँ से जो आर्मेनियन लोग हैं उनको वो भगा दे और साथ ही साथ पूरे एरिया को अपने अंदर इंक्लूड कर सके। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि टर्की जब इस वॉर में इंक्लूड होता है, इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाता है, तब ये जो पूरी सिचुएशन है वो चेंज होना शुरू करती है। अब यही उम्मीद आप लोग कह सकते हो इंडिया से लगाई जाती है। इंडिया यहाँ पर सपोर्ट करता है आर्मेनिया को, जिसके कई कारण भी है। दरअसल टर्की जो है वो पूरा सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। इवन कि टर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान को थ्री ब्रदर्स कहा जाता है। ये एक ग्रुप भी है थ्री ब्रदर्स का जिसमें ये लोग मेंबर हैं। तो इसीलिए अब इंडिया जो है वो टर्की के पास पहुंच गया, टर्की से पूछा आप बताओ क्या चाहिए तुमको, और आर्मेनिया को इसमें पूरा आप लोग कह सकते हो सपोर्ट करना शुरू कर दिया। में ये तक न्यूज आई थी कि जो पिनाका वेपन सिस्टम है वो भी इंडिया ने दिया आर्मेनिया को। इसको लेके जो वीडियो था वो भी रिलीज किया गया था। अजरबैजान के कुछ न्यूज मीडिया जो थी उनके द्वारा ये जो वीडियो है ये रिलीज किया गया था, जिसमें उनका क्लेम करना था कि ये जो ट्रक्स है इसमें वेपन्स, इंडियन वेपन जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं आर्मेनिया को। जिसके बाद अजरबैजान ने काफी ज्यादा हैवी प्रोटेस्ट भी किया था इस पे। इसके अलावा स्वाति रडार हो गया, और अब बहुत हाल की ये न्यूज आई है कि आप लोग ने जो ATAGS गन सुना होगा, इस तरीके की ये गन है, इसको भारत फौज ने बनाया, इंडिजिनियसली डेवलप्ड ये गन है। ये भी इंडिया ने 6 सप्लाई किए हैं आर्मेनिया को, और अगले 3 साल में 84 और ऐसे गन्स का जो ऑर्डर है वो मिला है इंडिया को, भारत फौज को आप लोग कह सकते हो, जो इंडिया सप्लाई करेगा आर्मेनिया को। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना तो बहुत ही ज्यादा हैवी वेपन की जो सप्लाई आने वाले टाइम में, जो वेपन डील है वो होने वाली है इंडिया और आर्मेनिया के बीच में, जिसमें चांसेस है कि USA जो है वो भी इंक्लूड हो। क्योंकि ये जो वॉर है ये भी अगर इसकी टाइमिंग देखोगे ना आप लोग तो कुछ टाइम पहले ही आर्मेनिया के जो फोर्सेज है उनकी USA के फोर्सेज के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है। उसके बाद इस तरीके के वॉर यहाँ पर होना ये एक सिग्नल की तरह है USA को कि ये तुम्हारा रीजन नहीं है। तो हो सकता है USA भी कल को यहाँ पर अपना जो इन्फ्लुएंस है उसे बढ़ाने के लिए या इस एरिया में पार्टिसिपेट करे, इस एरिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें इंक्लूड हो। ओवरऑल जो मैंने आप लोग को बताया वो ये कि जो ये एरिया यहाँ पर इंडिया को देखा जा रहा है कि ये टर्की को काउंटर बैलेंस करने के लिए अपना जो रोल है वो प्ले करे। अब इंडिया के सामने टर्की ऐसा कोई बहुत बड़ा आप लोग कह सकते हो प्लेयर नहीं है। ऐसा नहीं है कि टर्की की मिलिट्री जो है इंडिया के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रांग है, इवन की बराबर की भी नहीं है। टर्की अगर आप लोग देखोगे तो 9 सबसे बड़ी मिलिट्री है, और इंडिया की अगर आप लोग देखोगे तो 4 सबसे बड़ी मिलिट्री जो है वो कहलाती है। लेकिन ये जो एरिया है ना ये टर्की का है, और इंडिया से ये एरिया थोड़ा बहुत दूर है, तो लोकलाइजेशन का थोड़ा बहुत असर पड़ता है, थोड़ा बहुत फायदा मिलता है कंट्री को। के पास अगर आप लोग देखोगे तो नाटो के ड्रोन्स है, नाटो के आप लोग कह सकते हो टेक्नोलॉजी जो है वो है। और वहीं अगर आप लोग दूसरी तरफ देखोगे ना तो इंडिया के पास USA हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, अब तो जर्मनी, UK भी हो गया। इस तरीके की बहुत सी ऐसी कंट्री है जो कि इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इंडिया की डिमांड ही इतनी है कि वो लोग इस चीज को लिए भी मान जाती हैं कि ठीक है आप हमें कॉन्ट्रैक्ट दो, हम ये जो प्रोडक्शन है ये आप भी क्या लगा देते हैं, आप ही इसको बनाना, आप ही के अंदर पूरी जो टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। अभी हाल में ही आप लोग कह सकते हो कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक न्यूज आई है कि हम लोग जो आगे जॉइंट प्रोडक्शन है इंडिया और USA के बीच में उसको लेके बात कर रहे हैं। काफी ज्यादा
आगे ये जो बात है वो पहुंच चुकी है। और साथ ही साथ रशिया की तरफ से भी ये न्यूज़ आई है कि रशिया के जो पैसे इंडियन रुपीस में पड़े हैं इंडिया में, जिसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है इंडिया, उसके बदले में रशिया क्या करेगा कि इंडिया के अंदर जो उसकी कंपनीज है, जो उसके वेपन्स है, उसका प्रोडक्शन करेगा। कहने का मतलब है कि एक तो वेपन्स के मामले में आप लोग कह सकते हो कि इंडिया जो है वो बहुत तेजी से एलिवेट करने वाला है। इंडिया में आप लोग देखोगे कि वेपन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत तेजी से होगी। डिफेंस कॉरिडोर और वैसे ही बनाया गया यूपी में और तमिलनाडु में। और ये जो वेपन्स है ये कहीं ना कहीं इंडिया के जो फ्रेंडली कंट्रीज है, जैसे कि आर्मेनिया हो गया, ग्रीस हो गया, और आप लोग कह सकते हो साइप्रस भी हो गया, इनको भी आने वाले टाइम में सप्लाई होंगे, जो कि एक तरीके से चेकमेट करने का काम करेगा टर्की के लिए, और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि टर्की जो है इस समय बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल कंट्री बना हुआ है इंडिया के लिए। हाल में ही आप लोग को पता होगा कि इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर जो बनाने की बात की जा रही है, उसके अगेंस्ट में भी टर्की ने बोला था कि कोई भी कॉरिडोर टर्की के बिना पॉसिबल नहीं है, टर्की ऐसा नहीं होने देगा। और उल्टा टर्की ने भी एक कॉरिडोर बनाने की बात की थी कतार, इराक और टर्की के बाद ये यूरोप को जोड़ने के लिए। तो आप लोग कह सकते हो कि हर फ्रंट पे टर्की जो है वो इंडिया को चैलेंज कर रहा है, इंडिया के अगेंस्ट काफी ज्यादा हॉस्टिलिटी जो है वो दिखा रहा है, जिसका जवाब भी दे रहा है इंडिया अच्छे से। ग्रीस, साइप्रस या फिर आर्मेनिया या बाकी कंट्रीज जो है उनके साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करके। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।